करेंसी बनाया जा रहा था, किसी एक कंट्री की नहीं। बिटकॉइन से पहले जितनी भी करेंसी दुनिया में थी, वो सब ऐसी करेंसी थी जो किसी ना किसी देश की सरकार ने बनाई थी। जैसे हम भारत में रहते हैं तो इंडियन रुपीस को यूज करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तानी रुपए को यूज करते हैं, अमेरिका के लोग हैं अमेरिकन डॉलर को यूज करते हैं, यूएई के लोग हैं दिरहाम को यूज करते हैं। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। तो इस करेंसी को जब बनाया गया तो एक अनजान व्यक्ति के द्वारा, सातोशी नागामोटो एक नाम क्लेम किया जाता है, बट वो कौन है, कहाँ से है, किस देश से है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, या ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन है, कौन है किसी को नहीं पता। कोई एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है। उन्होंने एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई, जैसा इस कॉन्सेप्ट को देख के या इस कॉन्सेप्ट के प्रोटोकॉल को देख के समझा जा सकता है। उन्होंने इस अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो किसी एक आदमी का नाम इस करेंसी के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका पहले दिन से विजन क्लियर था कि इसको पब्लिक की करेंसी बनाना है, जैसा पिछले 100 साल से, पिछले 16 साल से लगातार पब्लिक अपने मालिकाना हक में बिटकॉइन के अंदर काम कर रही है पूरे दुनिया में। तो उन्होंने इस करेंसी को बनाया, और इस करेंसी को पब्लिक की करेंसी बना पाए और पब्लिक इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, उसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, एक एडिटेबल होते हैं, एक नॉन एडिटेबल होते हैं। एडिटेबल प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें ओनर का कंट्रोल होता है, किसी कंपनी का कंट्रोल होता है। नॉन एडिटेबल प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें किसी ओनर का या किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। तो उन्होंने नॉन एडिटेबल फॉर्म में इस प्रोजेक्ट को बनाया और दो मेजर प्रोटोकॉल बनाए, जिसकी वजह से आज 16 साल से सक्सेसफुली ये चल रहा है, और लोगों लोगों का विश्वास, आम पब्लिक का विश्वास, सरकारों का विश्वास, बड़े बिजनेसमैन का विश्वास बिटकॉइन ने जीता है। वो जो दो प्रोटोकॉल थे उसमें सबसे जो पहला प्रोटोकॉल था वो ये था कि 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई फिक्स कर दी गई, क्योंकि मालिक इस करेंसी का कोई रहना नहीं था। जब पहले दिन बनाया गया उसी दिन इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, पब्लिक को मालिक बना दिया गया। तो 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई फिक्स कर दी गई, क्योंकि कोई भी इन फ्यूचर इसकी सप्लाई को ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। और ये जो 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, इसके मालिक जिस दिन ये बना 800 करोड़ लोग थे, पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि पब्लिक मालिक थी तो पूरी दुनिया की पब्लिक इसकी मालिक थी। तो 800 करोड़ लोग मालिक थे। अब उनके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, या कौन इसको किसके पास ये पहुंचेगा, तो उसके लिए इन्होंने एक माइनिंग का सिस्टम इसके अंदर ऐड किया, जिससे जो डिजर्विंग लोग हैं वो बिटकॉइन को खरीद पाए, बिटकॉइन को ले पाए, बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर पाए। हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। पिछले 16 साल से लगातार जिस दिन से बिटकॉइन बना उस दिन से हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है। इन्हीं ब्लॉक्स की चेन को ब्लॉकचेन बोला जाता है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो पहला ब्लॉक जब बना तो उसके अंदर मान लीजिए 50 बिटकॉइन उन्होंने जनरेट किए। तो अब उसके बाद ये 50 बिटकॉइन एक दूसरे से के वॉलेट में जब ट्रांसफर करते हैं, हम एक दूसरे के वॉलेट में जब शिफ्ट करते हैं या किसी से रिसीव करते हैं, उसको सेंड करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक क्रिप्टो माइनिंग का सेटअप लगाया। माइनिंग की मशीन्स लगानी पड़ती हैं, क्रिप्टोग्राफी मशीन्स जिसको हम बोलते हैं। जब शुरुआत हुई थी उस समय 15-16 लाख की इन्वेस्टमेंट होती थी, आज लगभग 30 से 32 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। इन मशीन्स का काम ये होता है कि जब दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को ये मशीन्स वेरीफाई करती हैं। बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजैक्शन इन मशीन्स के पास आती हैं विद इन सेकेंड, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद इन सेकेंड इस मशीन के पास आती है, और मशीन उसको वैलिडेट करता है कि ये सही ट्रांजैक्शन है या नहीं। और जब वो वैलिडेट करते हैं तो उनकी वैलिडेशन की सक्सेस रेट के हिसाब से नए बिटकॉइन जनरेट होकर माइनर्स को मिलते हैं जिन्होंने उन क्रिप्टोग्राफी मशीन्स को लगाया था। इसी तरह से जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं उतने ज्यादा नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं, और इस तरह से 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट करने का फॉर्मूला सातोशी नाकामोटो ने बनाया। और जैसे जैसे इनको बिटकॉइन जनरेट होकर मिलते हैं माइनर्स को, तो उसके बाद इन माइनर्स की ये ड्यूटी होती है कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल करें, डोर टू डोर जाकर सेल करें, अपने रिश्तेदारों को सेल करें, एक्सचेंज के थ्रू सेल करें। किस तरह से सेल करते हैं, किस तरह से मार्केट में प्रमोट करते हैं, इसके ऊपर कोई बार नहीं होता, इसके ऊपर कोई किसी तरह की बंदिश नहीं होती। बट जनरेट होने का एक सिस्टम होता है, जब मार्केट में आ जाता है तो उसको आप एक दूसरे को, पब्लिक को यूज करने के लिए उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से बिटकॉइन जनरेट होने शुरू हुए। और जब उन्होंने ये सिस्टम बनाया तो उनका ये अनुमान था सातोशी नाकामोटो का, एज पर व्हाइट पेपर जो उन्होंने व्हाइट पेपर में लिखा, कि लगभग 250 साल लगेंगे 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट होने में। बट अभी 16 साल भी कंप्लीट नहीं हुए बिटकॉइन को बने हुए। 16 साल में 1 करोड़ 97 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। बाकी के जो 13 लाख बिटकॉइन है वो भी अगले 4 से 5 साल में, 7 साल में जनरेट हो जाएंगे। यानी कि जो 250 साल का एक अनुमान था वो लगभग अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं 20 से 22 साल के अंदर पूरे के पूरे बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे। यानी उनके सोच से 10 टाइम ज्यादा, 100 टाइम ज्यादा बेटर इसने परफॉर्म किया। लोगों का ट्रस्ट बिटकॉइन ने जीता, और 20 साल के अंदर, 22 साल के अंदर ही ये सारे 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन पब्लिक के हाथ में आने वाले हैं, जिसमें से 1 करोड़ 97 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये जो दो प्रोटोकॉल है, इसकी सप्लाई और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, इन दोनों प्रोटोकॉल्स के ऊपर ना तो किसी ओनर का कंट्रोल है,
ना ही किसी कंपनी का कंट्रोल है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हमारी करेंसी को या किसी भी देश की करेंसी को उस देश का सेंट्रलाइज बैंक कंट्रोल करता है, जैसे हमारी करेंसी को आरबीआई कंट्रोल करता है। ना ही किसी देश की सरकार का कंट्रोल है। जब इन चारों का कंट्रोल नहीं होता, ना किसी मालिक का, ना किसी कंपनी का, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ना ही किसी सरकार का, तो ऐसी करेंसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है, जिसमें पब्लिक मालिक होती है। कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करती। पब्लिक बनाए गए नियमों से, जो पहले दिन नियम बने होते हैं, बनाए गए नियमों के हिसाब से काम करती है। पब्लिक के पास भी इन नियमों को चेंज करने का अधिकार नहीं होता। अब किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है या किसी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि इसको 2 नंबर का काम करने के लिए बनाया गया या गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। उसका मतलब यह है कि सरकार इसके प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकती, या कोई भी एजेंसी इसके प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकती, जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है और इसकी सप्लाई है। बट कितना हम खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं, वो सरकार को जानने का हक है। और हर सरकार ने अपने, हर देश में अपने अपने नियम है। जैसे हम भारत में रहते हैं, तो यहाँ पे भी जब आप बिटकॉइन को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इसको एक वर्चुअल डिजिटल एसेट भारत सरकार ने माना है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पिछले से पिछले साल 2022 में शायद जो बोला, वीडीए इसको बनाया गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट इसको माना गया। जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, उसी तरह से इसको संपत्ति का दर्जा दिया गया। करेंसी नहीं माना गया, बट इसको संपत्ति के रूप में माना गया। और इसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर 30% आपको सरकार को टैक्स पे करना होता है। अमेरिका में अगर आप रहते हैं तो 37% आपको टैक्स पे करना होता है। दुबई में रहते हैं तो 0% टैक्स है। भारत में रहते हैं तो 30% टैक्स है। इस तरह से हर देश के अपने अपने टैक्स के कानून है, और हर देश में बिटकॉइन सक्सेसफुली रन कर रहा है पिछले 16 साल से। अब ये जो प्रोटोकॉल है, इनको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। और जब शुरुआत में सातोशी नागामोतो ने या उसके नियर एंड डियर्स ने, जिन्होंने भी माइनिंग के सेटअप लगाए होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो सातोशी नागामोतो के ही किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने लगाया होगा, क्योंकि किसी को सपने में तो आया नहीं होगा कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा एक कॉइन आ गया और आप माइनिंग का सेटअप लगाओ। तो जिन्होंने भी उनके नियर एंड डियर्स ने लगाए, इन फ्यूचर बढ़ते गए। आज लगभग 11,000 के आसपास मेरे ख्याल से माइनिंग सेटअप है टोटल पूरी दुनिया में। तो जिन लोगों ने भी ये माइनिंग सेटअप लगाए, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। उनकी वजह से लोगों तक ये कॉइन पहुंचा। शुरुआत में लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ जब इसके बारे में प्रमोट किया गया, बताया गया। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने ट्रस्ट किया, क्योंकि जब 35 पैसे इसका प्राइस था जब शुरुआत हुई, तो आपने सुना होगा 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा भी खाया गया। उसको पिज्जा डे के नाम से गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी भी सुनाई देगी। यानी जब 2010 में किसी ने 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा खा लिया, तो इसका मतलब यही है कि उस समय लोगों को ट्रस्ट नहीं था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं था। बट जिन लोगों को जो लोग जुड़े रहे, जो इसके सिस्टम के साथ जुड़े रहे, इसकी जर्नी को देखते रहे, आज वो सब के सब लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बहुत बड़ा पैसा वो कमा चुके हैं। इसने अपनी जर्नी सक्सेसफुल तरीके से, जो व्हाइट पेपर में लिखा था, या जो 2 प्रोटोकॉल सातोशी नागामोतो ने बनाए थे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जो लोग जुड़े रहे, उन्होंने ये देखा कि कोई भी इन प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, और जिस तरह से बताया गया उसी तरह से सक्सेसफुल ये रन कर रहा है। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता गया, और 35 पैसे से शुरू हुआ है कॉइन, आज लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। जहां 35 पैसे का कॉइन था, तो लगभग 10,000, 20,000, 50,000 का या 1 लाख का भी हर रोज नहीं बिकता था। वहीं आज ये 3 लाख करोड़ का हर 24 घंटे में पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है। तो इतना बड़ा टर्नओवर इसका पिछले 16 साल में ये अचीवमेंट है बिटकॉइन की। तो ये जो 2 प्रोटोकॉल है, जो इन प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर लोगों ने धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में कम्युनिटी बनती गई, धीरे धीरे स्लो बनी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ट्रस्ट होता गया, इसकी कम्युनिटी बढ़ती गई, और आज लगभग 50 करोड़ इसके यूजर पूरी दुनिया में हो चुके हैं। यानी कि हर 15वां आदमी दुनिया का, 800 करोड़ लोग हैं और 50 करोड़ इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूजर हैं, तो हर 15वां आदमी दुनिया का बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को किसी ना किसी रूप में आज यूज कर रहा है। 50 करोड़ इसकी कम्युनिटी हो गई, क्योंकि सप्लाई फिक्स थी 2 करोड़ 10 लाख। तो 35 पैसे का कॉइन धीरे धीरे डिमांड बढ़ने की वजह से 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। अब जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा है, चाहे उसने 2009 में खरीदा हो, चाहे उसने 2012 में खरीदा हो, चाहे 2013 में खरीदा हो, 2015 में खरीदा हो, 2018 में खरीदा हो, 2021 में खरीदा हो, या आज 2025 में खरीद रहा हो, जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा एज ए इन्वेस्टर, और उसने 5 साल होल्ड किया, क्योंकि चाहे आप जमीन खरीदें, चाहे आप सोना खरीदें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी खरीदें, हमेशा इन्वेस्टमेंट पेशेंस के साथ बढ़ती है। कभी भी रातों रात कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, या आपको अगले दिन से ही पैसा आना शुरू नहीं होता। वो फ्रॉड कंसेप्ट होते हैं। जो भी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, तो 3 से 4 साल का, 5 साल का आपके पास पेशेंस हो और आपको अच्छी जानकारी हो उस इंडस्ट्री की, तो बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और ऐसा ही बिटकॉइन में हुआ। जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा इन 50 करोड़ लोगों में से, और उन्होंने 5 साल तक बिटकॉइन को नहीं बेचा, कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखी, कोई ज्ञान नहीं लिया,
किसी तरह का कोई काम नहीं किया, सिर्फ बिटकॉइन को खरीदा और 5 साल तक उन्होंने उसको होल्ड किया, 5 साल तक उन्होंने नहीं बेचा। तो इन 50 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने अपने पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख गुना या 1 करोड़ गुना तक नहीं किया। जिसने 100 रुपए के बिटकॉइन 2009 में खरीदे थे और आज भी अगर उसके पास वो बिटकॉइन है 16 साल में, तो आज वो 100 करोड़ रुपए का मालिक है। यानी जो बिटकॉइन 100 रुपए के थे 2009 में, आज वो बिटकॉइन 100 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, बिना कोई काम किए, सिर्फ होल्डिंग की पावर की वजह से। क्योंकि उन्होंने 16 साल तक उस करेंसी को होल्ड किया और इस 16 साल के अंदर कम्युनिटी 50 करोड़ लोगों की हो गई और उन 50 करोड़ लोगों की वजह से इसका प्राइस 1 करोड़ हो गया और प्राइस उसका हुआ 1 करोड़ जिसके पास वो कॉइन थे। क्योंकि मालिक इसके अंदर वही होता है जिसके पास कॉइन होते हैं। रेट तो बढ़ता जाएगा, कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों ने 35 पैसे में खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया, या 100 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में बेच दिया, तो उन्होंने अपना मालिकाना हक किसी और को ट्रांसफर कर दिया। बट 1 करोड़ रुपए का जब हुआ तो उस समय जिसके पास कॉइन थे उसके कॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। क्योंकि यहां मालिक ट्रांसफर होते रहते हैं, कॉइन उतने ही रहते हैं, 2 करोड़ 10 लाख। तो जिन्होंने भी 5 साल होल्ड किया उस हर आदमी ने यहां बहुत बड़ा पैसा कमाया। 16 साल इस करेंसी को बने हुए हो चुके हैं। 50,000 करोड़ का सिर्फ भारत में ही हर रोज, हर 24 घंटे में खरीदा और बेचा जाता है। 2 से 3 लाख करोड़ का पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है। और पिछले 16 साल में एक सिंगल इंसान की भी ये कंप्लेंट नहीं है कि सातोशी नाकामोटो मेरा पैसा लेके भाग गया, या कंपनी का प्लान चेंज हो गया, या मुझे ये बोला गया था ये नहीं हुआ, या वेबसाइट बंद हो गई, या सिस्टम बंद हो गया, या मेरी आरओआई नहीं आई। जैसा हर दूसरा आदमी आपको इस सो कॉल्ड इंडस्ट्री में जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में काम करते हैं बोलता हुआ मिलता है कि मेरा पैसा लूट गया, मेरा पैसा डूब गया, वो ले गया और वो लेके भाग गया, अपलाइन की वजह से चला गया, डाउनलाइन की वजह से चला गया, एमडी की वजह से चला गया। पिछले 16 साल में एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है बिटकॉइन में। तो ये सक्सेस स्टोरी है बिटकॉइन की। और हम लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें सबसे पहले बिटकॉइन की स्टोरी, एक स्टोरी सुनाई जाती है बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन बहुत सक्सेसफुल है। बट कोई ये नहीं समझाता कि बिटकॉइन सक्सेसफुल क्यों है, और अगर बिटकॉइन सक्सेसफुल है तो बिटकॉइन की तरह ही काम क्यों ना करें, क्यों किसी आरओआई प्लान में काम करें, या क्यों किसी नए प्लान में या नए सिस्टम के अंदर काम करें जिसमें पैसा डूब जाता है। तो ये बिटकॉइन की सक्सेसफुल स्टोरी है। और क्यों बिटकॉइन के अंदर पैसा बना, इसको आप जब डीपली स्टडी कर लेंगे तो आपको इस इंडस्ट्री का मर्म समझ में आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कैसे बनाया जाता है। अब इसकी सक्सेस स्टोरी के बाद बहुत सारे नए कॉइन बने, लगभग 1 लाख तरह के नए कॉइन बने, जिसमें कुछ 10-15 प्रोजेक्ट का अगर हम नाम ले, जिसमें इथेरियम है, कार्डेनो है, एडीए है, एक्सआरपी है जिसको हम रिपल बोलते हैं, या ट्रोन है। ये 4-5 ऐसे कॉइन हैं। परसों 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अभी एक रिजर्व बनाया है, क्रिप्टो एसेट्स का रिजर्व बनाया है अमेरिका में, जिसमें उन्होंने 5 कॉइन्स को मंजूरी दी, जिसमें बिटकॉइन एक है, इथेरियम है, कार्डेनो है, एक्सआरपी है और शायद ट्रोन है। तो ये 5 ऐसे कॉइन है जिनको उन्होंने मंजूरी दी, और 8-10 और कॉइन है जिनको आप जेन्युइन तरीके से बोल सकते हैं, जिन्होंने जेन्युइन तरीके से पिछले, किसी ने 7-8 साल में, किसी ने 4 साल में, किसी ने 5 साल से, और किसी ने 16 साल से काम किया है। इन कॉन्सेप्ट में भी बिटकॉइन के अलावा कोई और डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ओनर्स के बहुत बड़े स्टेक हैं। बट इन्होंने किसी के साथ भी चीटिंग नहीं की, किसी के साथ भी मिसकमिटमेंट नहीं किया, किसी को ये नहीं बोला कि आज 1 लाख रुपए लगाओ, कल से 1%, 2% आपको आना शुरू हो जाएगा। किसी तरह का फ्रॉड इन्होंने नहीं किया। तो सक्सेसफुली ये कॉइन चल रहे हैं और आज भी इसके अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं और डेफिनेटली आगे भी कमाएंगे। बट इन 10-15 कॉन्सेप्ट को अगर छोड़ दें तो 1 लाख के आसपास ऐसे कॉइन बने पूरी दुनिया में, जिन्होंने सिर्फ लोगों की नॉलेज ना होने का फायदा उठाया, उनको लूटने के लिए, उनके साथ चीटिंग करने के लिए, उनके साथ फ्रॉड करने के लिए। किसी ने बोला कि आज आप 5 लाख लगाओ, कल से 1% आना शुरू हो जाएगा। किसी ने बोला हम ट्रेडिंग में, हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट है, हमारा रोबोट ट्रेडिंग करता है और 10% कमाता है, 5% आपको देगा, 5% हम रखेंगे। कोई बोलेगा हमारी एनएफटी खरीद लो, 3 साल के बाद डबल पैसे में हम ले लेंगे। कोई बोलेगा मेटावर्स हम लेके आए हैं, नई टेक्नोलॉजी, हमारा प्लॉट खरीद लो, 3 साल में डबल हो जाएगा। तरह तरह के अलग अलग कहानियां बना के आपको लालच दिए जाते हैं, और उस लालच में इनोसेंट लोग, जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती, ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और लोगों का पैसा डूब जाता है। और पिछले 7-8 साल में ऐसी 1 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो बंद हो चुकी हैं। कोई 3 महीने में बंद हुई, कोई 6 महीने में बंद हुई, कोई 12 महीने में बंद हुई, और करोड़ों लोगों के अरबों रुपए डूब गए। अब ये जहां पैसा डूबा ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बने थे, और जहां पिछले 16 साल में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही है। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही कमाई होती तो बिटकॉइन में अगर कमाया लोगों ने तो बाकी कॉन्सेप्ट में भी कमाना चाहिए था, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बिटकॉइन से भी एडवांस है आगे आगे वाले कॉइन्स में। और अगर टेक्नोलॉजी से ही नुकसान होता है तो इन फ्रॉड कॉन्सेप्ट में जब लोगों का नुकसान हुआ तो फिर बिटकॉइन में भी नुकसान होना चाहिए था, उसके अंदर कमाई क्यों हुई? तो टेक्नोलॉजी किसी भी कॉन्सेप्ट का सिर्फ 10% पार्ट होता है, और 90% लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही उलझे रह जाते हैं कि
कॉइन मार्केट कैप पे है ये नहीं है, आपकी ऑडिट कैसे पढ़ेंगे हम, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, अलग अलग तरह के सवाल जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता कमाई से। सिर्फ 90% टाइम अपना उसी के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, और फिर एक छोटी सी बात प्लान में सुनते हैं कि आज 1 लाख लगाओ, कल से 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, लालच में आके फंस जाते हैं और फिर अपना भी पैसा डुबाते हैं, अपने नियर एंड डियर का भी पैसा डुबाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का पार्ट सिर्फ 10% होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट जेन्युइन है, जिसके अंदर कोई चीटिंग नहीं की जा सकती, कोई फ्रॉड नहीं किया जा सकता, वो भी अगले 10 मिनट में हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे पता लगाएं कि इसके अंदर चीटिंग हो सकती है और इसके अंदर चीटिंग नहीं हो सकती। तो अगर चीटिंग नहीं हो सकती, ऐसा जेन्युइन कॉन्सेप्ट हमारे सामने हो, तो टेक्नोलॉजी का रोल सिर्फ 10% होता है लोगों तक पहुंचने के लिए। और आज अगर मान लीजिए हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में, उसमें तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, उसमें टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा जेन्युइन कॉन्सेप्ट हो जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की कमी भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जेन्युइन हो, तो भी ऐसे कॉन्सेप्ट को टेक्नोलॉजी की वजह से नकारना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी को खरीदा जा सकता है, कभी भी खरीदा जा सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट सही हो। टेक्नोलॉजी को हमेशा अपडेट किया जा सकता है। आज से 20 साल पहले आप नोकिया के फोन यूज करते थे, कीपैड वाले, उसके बाद आप ब्लैकबेरी के फोन यूज करने लगे, उसके बाद आप स्मार्टफोन यूज करने लगे 2 GB 3 GB 4 GB रैम के, आज 32 GB रैम के हैं। तो टेक्नोलॉजी आप एनहेंस करते गए। अब जो लोग नोकिया का कीपैड का फोन यूज करते थे, तो उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो गया, उनके साथ कोई चीटिंग नहीं हो गई, लेकिन फोन वो भी जेन्युइन था, और आज आप यूज कर रहे हो वो भी जेन्युइन है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, आज से 15 साल पहले, बट आज अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को हमेशा खरीदा जा सकता है, किसी भी लेवल पे, किसी भी समय पे। इसलिए टेक्नोलॉजी का पार्ट सिर्फ 10% होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, मुझे थोड़ा सा, अब यही कह सकता हूं, तरस भी आता है उन लोगों के ऊपर कि 90% अपना टाइम टेक्नोलॉजी में ही घुसे रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे रह जाते हैं। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके अंदर पैसा कैसे कमा सकते हैं या इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जिन चीजों को एक्चुअली किसी बिजनेस में चेक करना चाहिए। तो ये 1 लाख तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें करोड़ों लोगों के अरबों रुपए डूब गए, मिस कमिटमेंट की वजह से, फ्रॉड की वजह से, चीटिंग की वजह से। और पिछले 16 साल में बिटकॉइन में, इथेरियम में, ट्रोन में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं जेन्युइनिटी की वजह से। तो अब हम कैसे पता लगाएं? हमारे सामने हर रोज 10 नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 50 नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट जेन्युइन है और कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रॉड है? तो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें आप नोट कर लीजिए। जो लोग ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं वो तो इन मीटिंग्स के माध्यम से हर रोज सुनते ही हैं, बट जो लोग नए हैं, हो सकता है वो ट्रस्ट बिटकॉइन में आए या ट्रस्ट बिटकॉइन में ना आए, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रस्ट बिटकॉइन में किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। हमारा काम है सच्चाई के साथ आपको इंफॉर्मेशन देना। बट इन 4 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर इन 4 पॉइंट्स को अपना के आपने किसी कॉन्सेप्ट में काम किया, तो कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये गारंटी है, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम करें क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली चीज हमें चेक करनी चाहिए, वो है कमिटमेंट। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको कमिटमेंट की जा रही है किसी भी तरह की, कि आप 1 लाख रुपए लगाइए, कल से 1% 2% आ जाएगा, या आप 1 लाख रुपए लगाइए, 3 महीने में डबल करके दे देंगे, या हम ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट है, 10% कमाते हैं, 5 आपको देंगे, 5 हम रखेंगे, या हमारी एनएफटी खरीद लीजिए, 2 साल में डबल करके ले लेंगे, किसी भी तरह की कमिटमेंट की जा रही है, तो उसी समय सावधान हो जाइए, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है। कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में कमिटमेंट नहीं कर सकता। कमिटमेंट करके, और इवन क्रिप्टो इंडस्ट्री में, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में कमिटमेंट करके, किसी भी फाइनेंस इंडस्ट्री में पिछले 200 साल की हिस्ट्री है, कभी किसी ने कमा के नहीं दिया। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उसमें डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए आए हैं। अगर सेंट्रलाइज तरीके से ही काम करना था, तो जब बिटकॉइन बना उससे पहले से ही हर 200 देश है हमारी दुनिया में, और हर देश की अपनी एक करेंसी है, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज करेंसी है। अगर सेंट्रलाइज में ही काम करना है, तो उन करेंसी में काम कर लीजिए, उनके ऊपर सरकार का हाथ होता है, कम से कम आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा। अगर सेंट्रलाइज में ही काम करना था, तो इस इंडस्ट्री में आई क्यों थे? ये इंडस्ट्री बनी थी डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए, और जहां कमिटमेंट वर्ड आ जाए वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कमिटमेंट करने के लिए किसी ओनर की जरूरत होती है। और अगर कोई कमिटमेंट हो रही है, तो इसका मतलब बैकएंड में कोई ना कोई ओनर है। और अगर कोई ओनर है और साथ में आपको बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, तो पहले दिन से ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ की बुनियाद पे कोई बिजनेस खड़े होते हैं तो कभी भी नहीं चलते, उनमें सिर्फ फ्रॉड ही होते हैं, 3 महीने 6 महीने के अंदर गायब हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सब लोग, जो मैं भी 2014 से इस इंडस्ट्री में हूं, सब लोग भुक्तभोगी हैं। जो भी इस इंडस्ट्री में 2 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, कभी ना किसी कंपनी में उसने पैसा डुबाया है, तो सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा, पहली चीज कमिटमेंट चेक करनी है। दूसरी चीज हमें चेक करनी है
उसकी ब्लॉकचेन। हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसकी खुद की ब्लॉकचेन ही नहीं है तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, उसका अपने सिस्टम के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो कैसे वो आप ये कह सकते हो कि वो डिसेंट्रलाइज है। कॉइन बनाना हो, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनाना हो, तो रात में आप फ्री में बना सकते हो और सुबह उसको पब्लिक में जाके बेच सकते हो। ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई विजन है किसी भी तरह का, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। अगर ब्लॉकचेन नहीं है खुद की, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे खुद से भी आपको बचना चाहिए। अगर कोई ये बोले कि मैंने बाइनेंस पे अपना टोकन बनाया या इथेरियम पे टोकन बनाया और इसको खरीद लो, आपको आरओआई आएगी, तो ये इलीगल कॉन्सेप्ट है। जब तक आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं बनाते, तब तक आप पब्लिक को अपने कॉइन को प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ना सिर्फ भारत में, ना अमेरिका में, ना दुबई में, किसी भी देश में नहीं कर सकते। वो इलीगल एक्टिविटी है। टोकन को आप कॉइन की तरह परफॉर्म नहीं करवा सकते। टोकन टोकन ही होता है और कॉइन कॉइन होता है, नेटिव कॉइन, जिसके अंदर किसी भी ब्लॉकचेन की गैस फी कटती है या उसका यूज यूज केस बनाया जाता है या उसको यूज किया जाता है। तो टोकन को इस तरीके से यूज नहीं किया जाता। टोकन पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री के लिए होता है। जैसे आपने कोई शोरूम खरीद लिया, शोरूम बना लिया, आपका मान लीजिए जीन्स का शोरूम है, आप जीन्स की ट्राउजर सेल करते हैं, और उस ट्राउजर के लिए आपने एक टोकन बना दिया, जिसके पास भी वो टोकन हो यूज करके आपके ट्राउजर खरीद सकता है और टोकन के लिए आपको पैसे दे सकता है पहले से ही। कोई भी टोकन बना के 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, या 6 महीने में डबल हो जाएंगे, इस तरह का धंधा जो होता है वो कंप्लीटली इलीगल होता है। और इलीगल एक्टिविटी में करियर नहीं बनते, इलीगल एक्टिविटी में क्राइम होते हैं, जुर्म होता है, और उसको करने के बाद फिर सजा भी भुगतनी पड़ती है, अपना भी पैसा डूबता है और लोगों का भी पैसा डूबता है। तो जब तक खुद की ब्लॉकचेन ना हो, तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट में काम हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा तरीका होता है, तीसरी चीज हमें चेक करनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट का ऑडिट। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज हर आदमी, आप और मैं तो समझ नहीं सकते, उसको तो डेवलपर ही समझ सकता है। और ऑडिट कोई 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, किसी भी कंपनी ने इनमें से ऑडिट किया हो तो 100% जेन्युइन ही होते हैं। 1% कोई चांस है कोई अगर फ्रॉड करे, तो इसमें मेरे सामने तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरी नजर में नहीं आया, बट मे बी 1% चांस हो भी सकता है। बट जेन्युइन तरीके से ही ऑडिट होते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जो ब्लॉकचेन बनाए, एक कंपनी उसको चेक करेगी, तो वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी चेक करेगी, तो रिपोर्ट सबकी सेम ही आएगी, तो उसके अंदर चेंजेस की संभावना नहीं होती और फ्रॉड की संभावना नहीं होती। तो इन 50 के आसपास रेपुटेड कंपनी में से किसी से भी ऑडिट किया हुआ हो, ये जो जो भी आपके सामने कॉन्सेप्ट जिन्होंने डिजाइन किया, जिन्होंने बनाया, उनकी ड्यूटी है आपको ऑडिट रिपोर्ट देना। और अगर उनकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आपको भरोसा ना हो, तो ब्लॉकचेन के कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड गिटहब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप खुद भी उसका ऑडिट करवा सकते हो। 1000-2000 डॉलर की उसकी फीस लगती है, कोई भी उसको करवा सकता है और उसकी जेन्युइनिटी को चेक किया जा सकता है। इस ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन ऑडिट से हमें एक्चुअली ये पता लगता है कि कितना ओनर का कंट्रोल है और कितना पब्लिक का कंट्रोल है। अब जो तीन चीजें हैं, इसकी कमिटमेंट, ब्लॉकचेन होनी चाहिए और ऑडिट होना चाहिए। इन तीनों के ऊपर भी राइट क्लिक लग जाए कि कमिटमेंट भी नहीं कर रहे, ब्लॉकचेन भी अपनी है और ऑडिट भी करवा के दिया हुआ है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको चेक करना बहुत जरूरी है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में, वो होता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 100 रुपए अगर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो वो 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास होने चाहिए। 101 रुपए पब्लिक के पास जा रहे हैं तो भी फ्रॉड होने की संभावना है, 99 रुपए जा रहे हैं तो भी फ्रॉड होने की संभावना है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, 100 रुपए आए, 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास जाए, ओनर की जेब में एक सिंगल पैनी भी नहीं जानी चाहिए। और 100 रुपए आप चेक भी कर पाओ कि 100 रुपए किस सिस्टम से जा रहे हैं और क्या जेन्युइन लोगों को जा भी रहे हैं या नहीं नहीं जा रहे, ये भी आपके पास चेक चेक होना चाहिए। जिस जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट को लेके आया उसको चेक करवाना चाहिए आपको, आप खुद भी चेक कर पाए। उसके लिए डेफिनेटली एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, आपको 2 महीने 3 महीने किसी भी सिस्टम में रहना पड़ेगा। और जब आप 2-3 महीने किसी भी सिस्टम में रहते हैं, तो ये सब चीजें जेन्युइन तरीके से चेक की जा सकती है। इन चार चीजों को अगर आपने चेक कर लिया और इन चारों चीजों के ऊपर अगर राइट क्लिक लगता है, तो ये कंफर्म है कि आपका पैसा इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली नहीं डूबेगा। अब आप कमाएंगे कितना, आप 10 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे, 1000 करोड़ कमाएंगे, वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपके एफर्ट्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो ये तो गारंटी है कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, अगर इन चार चीजों को आपने परख लिया। और जो भी लोग आज बुद्धिजीवी लोग हमारी इस मीटिंग में बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ट्रस्ट बिटकॉइन से पहले किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे या किसी ना किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो अगर आपका पैसा कहीं पे डूबा है, कभी भी डूबा है, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का डूबा ही होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कोई ना कोई गड़बड़ आई होगी, या तो कहीं कमिटमेंट हो रही होगी, या ब्लॉकचेन अपनी नहीं होगी, या ऑडिट नहीं करवाया होगा, या 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया होगा। इन चारों में से किसी ना किसी एक चीज के ऊपर क्रॉस लग रहा होगा, इसलिए आपका पैसा डूबा है। और अगर आपने किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट में जो 7 साल 8 साल 10 साल से चल रहा है, तो उसको डेफिनेटली चेक कर लीजिए, इन चारों के ऊपर राइट क्लिक लग रहा होगा। बिटकॉइन के बाद मुझे अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिला नहीं है जिसमें कंप्लीटली चारों चीजों के ऊपर राइट क्लिक लगता हो। इथेरियम है, ट्रोन है, वो जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, पर उनमें भी इन चारों के ऊपर राइट क्लिक नहीं
नहीं लगता बिटकॉइन के अलावा, ऐसा मुझे तो आज तक नहीं दिखा। पर लकीली आपके पास कोई संभावनाओं से भरी हुई है दुनिया, हो भी सकता है। तो आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और बहुत बड़ा पैसा ऐसे कॉन्सेप्ट में कमाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की, जिसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अगले 15